हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना एक बार फिर आप सबको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। चलिए आज ना ये संचयन पुस्तक का गिल्लू चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है। गिल्लू की लेखिका का नाम क्या है? गिल्लू कहानी किसने लिखी है? महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि एक गिलहरी के छोटे बच्चे की कहानी है कि गिलहरी का छोटा बच्चा लेखिका को किन परिस्थितियों में मिला, मतलब कैसे मिला और वो क्या क्या करता था और अंत में उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, ये सारा वर्णन इस कहानी में है। गिल्लू का लेखिका को मिलना, फिर उसके सारे काम काज जो भी वो करता था, दौड़ता था, कूदता था, ये सारी बातें, और फिर वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसी का वर्णन महादेवी वर्मा जी ने इसमें लिखा है, जो कि इस कहानी की लेखिका हैं। और ये पूरी कहानी बैक में चलेगी, जैसे फिल्म नहीं होती है फ्लैशबैक में चलती है, वैसे ही ये कहानी पूरा याद करेंगी। लेखिका ना इसमें याद कर रही हैं कि कैसे वो गिल्लू इनको मिला था। गिल्लू कौन है? गिलहरी का बच्चा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही फूल का एक पौधा होता है, तो बता रहे हैं इस पौधे में ना एक लता जैसा होता है। इस पौधे में आज एक पीले रंग की कली खिली हुई है। जूही के पौधे में आज एक पीले रंग की कली खिली हुई है। तो उसको देखकर पता है लेखिका को कैसा महसूस होता है? वो कह रही हैं, इसे देखकर अनायास ही, अनायास मतलब अचानक ही, उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। लेखिका कह रही हैं कि आज ना जब इस कली को देखा ना, इस लता में, सोनजूही की लता में इस कली को देखा, तो मुझे अचानक से ही उस जीव का, मतलब उस छोटे सी गिलहरी के बच्चे, जीव से मतलब है वही गिलहरी के बच्चे का, उस छोटे से जीव की याद आ गई जो इस लता की, मतलब ये सोनजूही की लता की सघन मतलब घनी, हरितिमा, हरितमा मतलब होता है हरियाली, बहुत घनी घनी लता थी। होता है ना खूब घना घना जैसे पौधा होता है या खूब घनी लता होती है, तो हरी हरी घनी घनी लता में छिप के बैठ जाता था। और फिर क्या करता था वो, जब लेखिका पास में जाती थी तो अचानक ही उनके कंधे पर कूदकर उनको चौंका देता था। तो लेखिका आगे कह रही हैं, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण से मतलब भी वही छोटा जीव, वही गिलहरी के बच्चे से। आगे बताएंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली गिलहरी के बच्चे की ही बात हो रही है। तो क्या कह रही है लेखिका कि उस वक्त तो ना जब ये गिल्लू जो अभी नाम नहीं रखा है, जब ये छोटा सा जीव जो है उसमें छिप जाता था लता में, उस वक्त तो मैं कलियां ढूंढती रहती थी। जैसे होता नहीं, हम लोग पेड़ देखते हैं या छोटा पौधा देखते हैं तो देखते हैं कब कौन सी कली निकली, अच्छा आज एक कली निकल आई, अच्छा आज ये वाली कली निकल आई, ऐसे देखते हैं ना। तो ये क्या करती थी, लेखिका को भी तब ना उस पौधे में कली की तलाश रहती थी कि आज कौन सी कली खिली है। लेकिन आज उनको किसकी तलाश है? आज वो उस छोटे से जीव की उसी पेड़ में तलाश कर रही हैं, उसी पौधे में, उसी लता में तलाश कर रही हैं, सोनजूही की लता में कि ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब क्या कह रही हैं, वो जो एक पीली कली खिली है ना, तो उसको देखकर लेखिका एक कल्पना सी कर रही हैं। ये रियल में नहीं है, वो कल्पना क्या कर रही हैं, क्या पता इस कली के बहाने ही वो छोटा सा जीव जो गिलहरी का बच्चा था, वो छोटा सा जीव इस कली के बहाने ही आ गया हो और ये कली ना हो करके वही हो, छोटा सा जीव हो, ऐसी वो कल्पना कर रही हैं। परंतु हुआ क्या था, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था ना, तो उसको इसी जूही के जड़ में ही, जो जूही का पौधा था उसकी जड़ में ही उसको गाड़ दिया गया था। तो वही वो कह रही हैं कि परंतु अब तो वह सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। काफ़ी समय बीत चुका है उसको मरे हुए और उसको गाड़े हुए। कह रही हैं कि अब तो वो इसमें पूरा मिट्टी बन गया होगा। जैसे किसी को दफना दो मिट्टी के अंदर, तो वो तो फिर बाद में अंततः मिट्टी ही बन जाता है ना, वही कह रही हैं लेखिका। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा भरोसा है कि ऐसा तो नहीं है, एक कल्पना है, ऐसा तो नहीं है ये कली ना होकर वही जीव हो। ठीक है।
अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, मैंने से मतलब महादेवी वर्मा जी, लेखिका, क्या देखा? 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। अभी ना कमरे से बरामदे में आई। बरामदा जानते होगे बच्चों, एक आंगन होता है जो खुला होता है, ऊपर से बरामदे के ऊपर थोड़ी सी छत पड़ी होती है। तो कमरे के बाहर का जो एरिया होता है ना, जिस पे छत पड़ी होती है और होता खुला है, उसको बरामदा बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह लेखिका ना बरामदे से आई, मतलब कमरे से बाहर बरामदे की तरफ आई, तो उन्होंने देखा कि ना 2 कौवे खेल खेल रहे हैं। और उनके खेल को देखकर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जैसे वो बच्चे लोग छुआ छुअव्वल का खेल नहीं खेलते हैं, छुओ और भाग जाओ, छुओ और भाग जाओ। तो वो कौवे ऐसे लग रहा था उनको देख के कि जैसे वो छुआ छुअव्वल वाला खेल खेल रहे हैं। यह काक भुषंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित। अब इसको समझना बच्चों, इस लाइन को। अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। काक भुषंडी मतलब कौवा, तो विचित्र मतलब अनोखा। समादरित मीन्स हो गया जिसका आदर होता हो, अनादरित मीन्स होता हो जिसका आदर नहीं किया जाता हो। अति सम्मानित वही जिसका सम्मान होता है, और अवमानित मतलब जिसका तिरस्कार होता है या जिसका आदर नहीं किया जाता है। तो कह रहे हैं लेखिका कि यह काक भुषंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित। क्या होता है बेटा, तुम लोग ने देखा होगा बच्चों कि ये जो कौवा होता है ना, उसको आदर भी, कई बार आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, और अक्सर उसको तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है। अब ये दोनों बातें कब होती है? तो इसमें ये बता रहे हैं इस कहानी में कि क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा जैसे श्राद्ध होता है ना, जब पितर पक्ष का महीना आता है, जब श्राद्ध हम लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो उसमें ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवा बनकर आते हैं, फिर हम लोग उनको भोजन कराते हैं ना। आपने देखा होगा बड़े लोग जाके उन कौवों को भोजन कराते हैं। तो मान्यता ये है कि ये कौवा हमारे पूर्वज हैं और वो कौवे के रूप में हमारे पूर्वज आए हैं, तो उस वक्त तो उनका बड़ा आदर होता है। तो वही बात है कि विचित्र पक्षी है यह काक भुषंडी भी, एक विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित मतलब एक साथ, तो समादरित मतलब उसका आदर होता है और अनादरित भी। समादरित सम्मान कब हुआ? जब वो हमारे पूर्वज जो हैं वो कौवे के रूप में आए। अभी आगे यही वर्णन होगा। अनादरित, और उसका अनादर भी करते हैं। अति सम्मानित, बहुत सम्मान करते हैं। अति अवमानित, बहुत अपमान करते हैं। अब देखो यही हो रहा है। कब ये चीज़ होती है? सम्मान और तिरस्कार, किसी को आदर देना और किसी की अवहेलना करना कब होता है, यही बता रहे हैं। किसी से मतलब है कौवे का। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ रूप में आ सकते थे, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण मतलब आना, अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण को प्रकट भी कह सकते हैं, आना भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए वही बात हो गई ना बच्चों, जो अभी मैं बता रही थी कि क्या होता है, क्या पुरखे से मतलब है पूर्वज। हम लोगों के पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त हो गए होते हैं वो पूर्वज हो जाते हैं एक किसी घर के। तो हमारे बेचारे पुरखे, तो बता रहे हैं कि हमारे जो पुरखे हैं ना तो वो गरुड़ के रूप में आते हैं, ऐसी ना धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि वो ना गरुड़ के रूप में आते हैं हमारे पूर्वज, और ना ही मयूर मतलब मोर, ना वो मोर के रूप में आते हैं, और ना ही हंस और ना वो हंस के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं पूर्वज? कौवे के रूप में। उन्हें पितर पक्ष मीन्स श्राद्ध का महीना होता है ना, श्राद्ध चलते हैं सितंबर में, ये महीना सितंबर में पड़ते हैं श्राद्ध। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही, काक मतलब कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो वो जो पूर्वज होते हैं कुछ भी पाने के लिए, मतलब सम्मान पाने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या बनकर आते हैं पितर पक्ष के महीने में? कौवा बनकर आते हैं। तो अब इस वक्त उनका क्या हो रहा है? आदर हो रहा है। तो इस समादरित से यहाँ मतलब आ गया, ये जो समादरित कहा था ना, एक साथ समादरित, अब ये उनका आदर हो रहा है। अभी देखिए और आदर कहाँ कहाँ होता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों मतलब डिस्टेंट रिलेटिव, जैसे दूर के रिश्तेदार या दूर के कोई अपने, उसको ले कह रहे हैं, को भी अपने आने का मधु संदेश मतलब प्यारा सा मीठा संदेश
आप लोग ने देखा होगा ना, पहले कई बार ऐसा कहा जाता था कि अगर कौवा बालकनी पे आकर या आपके घर के ऊपर आकर के काँव काँव करता है तो लोग नहीं कहते थे कि अरे लगता है कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, है ना, ऐसे कहते थे ना। तो वही कह रहे हैं। और जबकि ये काँव काँव का जो स्वर था कर्कश, वो बड़ा कर्कश मतलब तीखा होता था, कानों को चुभता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनका आदर करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार या हमारे अपनों के आने का संदेशा हम तक पहुंचा रहे हैं। तो समादरित में ये दो चीज़ें आ गईं, एक तो पूर्वज के रूप में आ गए और एक हमारे रिश्तेदार के आने का संदेश देते हैं, हमारे किसी अपनों के आने का संदेश देते हैं। ठीक है। अब इनका अनादर कब होता है? अवमानना बता रहे हैं। जनरली क्या होता था कि दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो ये कह रहे हैं जनरल वे में क्या होता है, इन जनरल क्या होता है कि कौवे को और उसकी काँव काँव की जो ध्वनि है, उसका जो काँव काँव बोलता है ना कौवा, उसको हम लोग जनरल वे में क्या कहते हैं? अरे कैसा कैसा स्वर निकालता है, कितना गंदा है, कान को चुभ रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वो हो गया अनादर, किसी का अनादर करना। तो इस वक्त उसका सम्मान नहीं हुआ, इस वक्त उसका अनादर हो गया। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण मतलब यही जो कौवे का वर्णन कर रही है ना, तो वो वैसे ही कह रही हैं, कौवा का वर्णन, काक पुराण। अब ये कौवे के बारे में बता रही हैं, तो इन्होंने इसको वैसे ही बोल दिया, कौवे का वर्णन जो चल रहा था उसमें अचानक बाधा आ पड़ी। बाधा आ पड़ी मतलब कोई हिंड्रेंस आई, अचानक से कोई रुकावट आ गई, कुछ व्यवधान पड़ गया। क्या पड़ा? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वही बात जो मैंने थोड़ी सी पहले बताई थी ना, कि क्या हुआ कि जो गमला है ना जिसमें जूही का पौधा लगा हुआ है, तो वो गमला बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है। तो गमले और दीवार की संधि से, तो गमले और जैसे दीवार से सटा हुआ गमला रखा है, तो बिल्कुल गमले और दीवार के बीच में जो जगह जरा सी भी है समझ लो, तो वहीं बीच के जोड़ को, संधि मतलब जोड़, बीच में जो गमला दीवार से सटा दिया है, तो उसी के बीच में एक छोटे से जीव पर, एक जो छोटा सा जीव वही गिलहरी का बच्चा, उस पर इनकी दृष्टि रुक गई। किसकी? लेखिका की। मेरी से मतलब लेखिका की, दृष्टि मतलब निगाह पड़ी। ठीक है। निकट जाकर, निकट मतलब पास जाकर, पास जाकर उन्होंने क्या देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब वहीं ऊपर घोंसला बना होगा, तो उनको ऐसा लगा, लेखिका को, कि शायद ना ये घोंसले से गिर गया है। और अब क्या हो रहा है, जब वो घोंसले से नीचे गिरा, गमले पे गिरा, तो क्या हुआ, कौवे वहाँ पे खेल रहे थे, मतलब वही छुआ छुआवल जैसा खेल। तो कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब कौवों के लिए तो वो भोजन था। कौन? वही गिलहरी का छोटा सा बच्चा। तो कौवे उसमें सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला, कौवे उसमें अब सोच रहे थे अब इसको खाया जाए। ठीक है। कौवे का, अब कौवे उसमें आसपास मंडरा रहे हैं, मतलब खाने के लिए उसको। काकद्वय, काकद्वय मतलब दो कौवे, काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। अब क्या हुआ, दो कौवों ने क्या किया, उसको उस पर चोंच मारी। तो वो इतना छोटा सा वो जीव था, वो जो गिलहरी का बच्चा छोटा था, तो दोनों कौवों की दो चोंचें ही उस लघु प्राण मतलब वही छोटे से जीव के लिए, छोटा सा जीव मतलब गिलहरी का बच्चा, उस छोटे से जीव, इतना सा जीव था छोटा सा, उसमें अगर दो कौवे की चोंच पड़ जाएगी तो वो तो बहुत है उसके मरने के लिए। तो निश्चेष्ट मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, बिना किसी हरकत के, कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल चित्त सा पड़ा हुआ है। तो गमले से चिपटा पड़ा था, गमले में ऐसे चिपटा पड़ा था, कोई बिना हरकत के ऐसे पड़ा हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। क्लियर है ना। सब लोग ये बोलने लगे, लेखिका के आसपास जो लोग थे, अब ये थोड़ी बचेगा, इसको तो कौवे ने घाव जख्म कर दिए, अब तो ये मर ही जाएगा, तो इसको छोड़ दो। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। हौले से मतलब धीरे से, धीरे से। ठीक है।
तो लेकिन लेखिका का मन नहीं माना, वो धीरे से उसको उठाकर ना अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर उन्होंने रुई ली, उसका ब्लड आ गया था ना, खून निकल आया था, उन्होंने कौओं ने चोंच मारी थी, तो उसका घाव पर को उन्होंने पहले उसका ब्लड पोंछा, उसका रक्त पोंछा, रक्त मतलब खून या ब्लड कह सकते हैं इंग्लिश में। तो उसका रुई से खून पोंछा और जो उसके घाव हो गए थे उस पर पेंसिलिन, एक ट्यूब होता है, मरहम का काम करता है, वो लगाया। आप लोग ने देखा होगा जैसे कोई कट जाए, जल जाए तो वो ना पेंसिलिन का मरहम लगा देते हैं। मरहम मीन्स वही जैसे ऊपर से लगा देते हैं ना, मरहम लेप लगा देते हैं। तो पेंसिलिन एक दवा होती है, उसका लेप लगा दिया उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को बचाने के लिए, जो कि किसने घायल किया था जिसको? 2 कौओं ने। ठीक है। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। अब उन्होंने क्या किया ना, सोचा इसको कुछ पिला दें, तो उन्होंने रुई जो है दूध में भिगो ली। ऐसे होता है ना, रुई की बाती बना के लंबी सी दूध में भिगो ली और ऐसे उसके मुंह पर टपकाने की कोशिश की कि ये इसके मुंह के अंदर चला जाए, लेकिन उसका मुंह बंद था। तो वो बूंदें क्या हुई, दोनों ओर ऐसे ढुलक गई। ढुलक गई मतलब दोनों तरफ से ऐसे गिर पड़ी, अंदर नहीं गई, दूध अंदर नहीं जा सका। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका और बहुत देर तक, उपचार के उपरांत मतलब बहुत देर तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, उसका इलाज चलता रहा। फिर कहीं जाकर के एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। अब क्या हुआ, तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब क्या हुआ, तीसरे दिन वो काफ़ी ठीक हो गया। इवन इतना कि वो बहुत आश्वस्त मतलब कॉन्फिडेंट हो गया, इतना निश्चिंत हो गया, इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने क्या किया ना, लेखिका की उंगली पकड़ ली। किससे पकड़ी? अपने 2 छोटे छोटे ना नन्हे नन्हे पंजे थे उसके, वो पंजे होते हैं ना, उनके हाथ कह सकते हैं, वो अपने पंजों, उनके पंजों से, अपने पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली। नील और उसकी मोतियों की तुलना यहाँ किससे की गई है, उपमा दी गई है। उसकी मोतियाँ, उसकी आंखें कैसे थी, जैसे कांच होता है ना, नीला कांच, नीले कांच के मोतियों के समान। कांच जो कि नीला है और उसकी नीले कांच की मोती बना दो, मोतियाँ नहीं होती हैं तो मान लो वो ब्लू कलर की मोतियाँ हैं, तो ऐसी उसकी चमकीली आंखें थी। तो उन चमकीली आंखों से वो इधर उधर देख रहा था। अब वो ठीक हो गया था। 3-4 मास, अब 3-4 महीने हो गए। 3-4 मास मतलब महीना। 3-4 मास में उसके स्निग्ध मतलब कोमल, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित ऐसे होता है ना, सरप्राइज हो जाना। तो 3-4 महीने में क्या हुआ, वो छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा था ना, तो 3-4 महीने में उसके रोए निकल आए कोमल कोमल से, बड़े अच्छे से हैं, और उसकी पूंछ ऐसी ना खूब झब्बेदार मतलब घनी घनी, ऐसी घनी घनी उसकी पूंछ झब्बेदार हो गई। और उसकी आंखें तो थी वही चमकीली सी, और उसमें चंचलता थी। गिलहरी को आप लोग ने जनरली देखा होगा ना बच्चों, कि वो कैसे फुदक फुदक के चलती है, उसके अंग प्रत्यंग में क्या चंचलता जाहिर होती है। तो अब इसकी क्या आंखों तक में चंचलता थी। तो चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। वो आंखों से टुकुर टुकुर कभी इधर देखता कभी उधर देखता, तो उसकी आंखें जो थी ना, चमकीली चमकीली चंचल आंखें, सबको सरप्राइज्ड कर रही थी, सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। अब इस लाइन का देखिए मतलब, जातिवाचक संज्ञा से क्या मतलब है। ये गिलहरी था ना, गिलहरी का बच्चा था, तो इसकी जातिवाचक संज्ञा में हुई। जाति इसकी क्या हुई, मतलब किस प्रकार का प्राणी था, तो वो हो गया जाके ये गिलहरी प्रजाति का था, तो गिलहरी प्रजाति, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो गिलहरी प्रजाति से अब इन्होंने इसको व्यक्तिवाचक रूप नाम दे दिया। व्यक्तिवाचक में नाम आता है ना, जब नाम हम दे देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो नाम क्या दे दिया इन्होंने गिलहरी को, गिल्लू। तो जातिवाचक संज्ञा थी, क्या थी, गिलहरी प्रजाति का था, तो जातिवाचक संज्ञा उसकी गिलहरी थी। और व्यक्तिवाचक रूप दे दिया मतलब उसको अब एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया था, अभी आप आगे पढ़ेंगे, गिल्लू नाम दे दिया, यही है। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। तो गिलहरी के बच्चे को क्या कहने लगे, गिल्लू नाम।
मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने पता है क्या किया, एक ना डलिया ले ली और उस डलिया पे फूल बिछा दिए जिससे मुलायम रहे, और फिर उस डलिया को अपनी खिड़की से लटका दिया और एक तार लगा दिया उस डलिया में। डलिया से वरना खिड़की पे कैसे लटकेगा, डलिया में एक तार लगाया और तार को खिड़की पे लटका दिया। अब ये क्या हो गया, गिल्लू का घर बन गया। वो जो छोटा सा बनाया ना उन्होंने डलिया, वो वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। देखिए वही जो अभी भी मैं आपसे कह रही थी, 2 साल तक गिल्लू वहीं पर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रही है लेखिका, कि वो जो झूला जैसा था ना डलिया, तो उसको वो झुलाता रहता था, उसमें ऐसे हिलता डुलता रहता था तो झूला झूलता था, तो झुलाता रहता था। और कांच के मनकों सी आँखें, अभी ऊपर भी आया था ना, नीले कांच के मोतियों जैसी उसकी आँखें थीं, तो उन्हीं अपनी चमकीली नीले कांच जैसी मोतियों जैसी आँखों से वो भीतर मतलब अंदर, कभी कमरे के अंदर देखता, कभी खिड़की से बाहर न जाने क्या समझता रहता था। अब खिड़की से बाहर भी देखता था। अब किसी को ये समझ में नहीं आता था कि खिड़की से बाहर क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, ये कोई समझ ही नहीं पाता था, ठीक है। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप मतलब वो जो काम जो करता रहता था, उछल कूद, इधर जाना, इधर देखना, उधर देखना, पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन जो भी उसके कार्यकलाप थे ना, जैसे झूला झुला रहा है अपने को, मतलब झूले को अपना ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है, तो झूला झूल रहा है, हाँ, कभी बाहर देख रहा है, कभी भीतर देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें सबको क्या करती थी, आश्चर्यचकित करती थी। सबको बड़ा सरप्राइज़ होता था, बहुत अच्छा सा लगता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेखिका, जब मैं लिखने बैठती, मैं से मतलब है लेखिका महादेवी वर्मा, तो वो क्या कह रही हैं कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब क्या हुआ, लेखिका जो है वो लिख रही हैं, अब उनका ध्यान गिल्लू की तरफ नहीं जा रहा है, तो गिल्लू पता है क्या करता था, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करें, मतलब लेखिका मेरी तरफ देखें, मेरे ऊपर ध्यान दें, मुझसे बातें करें। ऐसा करने के लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। उसने ना इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन निकाला, एक जुगत भिड़ाई कि क्या किया जाए कि लेखिका मेरे से बातें करें। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अब क्या करता, ध्यान आकर्षित करने के लिए, मतलब अपनी तरफ ध्यान बटाने के लिए लेखिका का क्या करता वो पैर तक, अब लेखिका के पैर तक आता, ठीक है। अब जैसे लेखिका लिख रही हैं, पैर तक आया, फिर वहीं पैर के पास ही ना पर्दा था, उस पर पर्दे पर सर्र से मतलब फटाफट फुर्र से, जैसे ना फुर्ती से चढ़ जाना, सर्र से पर्दे पर चढ़ता, फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे उतरता, फिर चढ़ता, फिर उतरता, पर्दे पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो फिर लेखिका का ध्यान जाएगा ही जाएगा। और वो जब तक ऐसा करता रहता, जब तक कि कब तक करता, जब तक कि लेखिका उसको पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती। तो इस तरह से वो अपना चाहता था कि लेखिका उसकी तरफ ध्यान दे। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मतलब उसका छोटा सा शरीर लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो अब कह रहे हैं, लेखिका क्या कह रही हैं कि कभी कभी वो क्या करती थी, गुल्लू को पकड़कर एक ना लंबा सा उन्होंने लिफाफा बना लिया था और उस लिफाफे में ऐसे रखती हैं। जैसे ये लिफाफा है, सपोज़, 1 मिनट में बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे ये लिफाफा है, ठीक है। अब ये गिल्लू अंदर से ऐसे निकला, तो ये ऐसे देखिए, सारा शरीर तो इसका ये अंदर है, ठीक है, सारा ऐसे अंदर है। अब ये छोटा सा ये इसका मुंह बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे वो लिफाफे के अंदर कई बार उसको रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे, अब जैसे ये आया ना 2 पंजे, अब ये एक और ये ऐसे, ये 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा 2 पंजे बाहर निकलते थे उस लिफाफे के, यूँ जैसे उस लिफाफे के 2 पंजे बाहर और एक सिर उसका निकला रहता था। बाकी उसका सारा जो शरीर था ना पीछे वाला, वो सब लिफाफे के अंदर रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता और इस तरह से लिफाफे के अंदर वो घंटों रहता था।
घंटों, जब तक लेखिका अपना काम कर रही रहता था और लेखिका जो भी काम कर रही है उसको देखता रहता था, निहारता रहता था। भूख लगने पर वो कौन सी ध्वनि करता था? चिक चिक। ये जो गिलहरी होती हैं वो क्या करते हैं, वो लोग चिक चिक करते हैं। तो गिल्लू क्या करता था, जब उसको भूख लगती थी तो चिक चिक करता था। चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अब क्या करता, अब जैसे वो चिक चिक करता, फिर अब वो लिफाफे के अंदर है, ऐसे है ना, ये जैसे सपोज़ ये गिल्लू है, अब ये ऐसे निकला हुआ है, ये इसका सिर है, ये इसके 2 पंजे हैं, ठीक है। अब ये लिफाफा है, ठीक है। तो वो चिक चिक करता है, ऐसे चिक चिक कर रहा है, तो वहीं फिर उसको काजू दे दिया जाता है या बिस्किट दे दिए जाते, तो यहाँ मुँह से ही अपना कुतरता और खाता रहता, ठीक है। देखो लिखा है ना कि भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता कि मुझे भूख लग गई है, सूचना देता जैसे मान लो बता रहा है कि मुझे भूख लग गई है, और काजू और बिस्किट मिल जाता तो बस उसके बाद उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ लेता, उसके जो पंजे लिफाफे से उसके बाहर निकले हुए हैं ना गिल्लू के, मैंने बताया था ना 2 पंजे और सिर बाहर निकला रहता था, उससे पकड़ करके उसे कुतरता रहता। ये लोग कुतर कुतर के खाते हैं, ठीक है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब बता रहे हैं गिल्लू के जीवन का पहला बसंत, मतलब बसंत ऋतु आई, गिल्लू ने पहली बार बसंत ऋतु देखी। 1 साल का हो गया गिल्लू। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। नीम और चमेली, नीम का पेड़ और चमेली का जो पौधा होता है, चमेली का पेड़ होता है, उसकी खुशबू, गंध से मतलब है यहाँ पर उसकी सुगंध, उसकी सुगंध, इनके घर के बाहर लगे थे दोनों पेड़, तो इसकी सुगंध हौले हौले मतलब धीरे धीरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब क्या हुआ ना, बसंत ऋतु में बाहर भी गिलहरियाँ उछल कूद मचाती रहती थीं। इनके ये तो कमरे में टंगा हुआ था ना, तो ये वो कमरे के पास खिड़की जो थी वहाँ पर था। तो क्या हुआ कि बाहर जो गिलहरियाँ थी वो जाली के पास, कौन सी जाली, जिस जाली पर गिल्लू का वो जो टोकरी में घर बनाया था ना, वो वहाँ पर आती उसकी जाली के पास और चिक 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 करती। वो उनकी आवाज़ भी सेम होगी क्योंकि एक ही जाति की हैं, एक ही प्रजाति की हैं, मतलब वो भी गिलहरी हैं, गिल्लू भी गिलहरी है, तो वो भी चिक चिक करती और आपस में पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब ना गिल्लू जाली के पास ही बैठता रहता, वहीं पर एकदम कोने की तरफ, जैसे उसका जो एक घर सा बनाया था ना, छोटी सी डलिया, उसको टांग दिया था खिड़की पर, तो वो कोने की तरफ वहीं जाली के पास बैठ के बाहर देखता, और वो ऐसे अपनेपन से सब गिलहरियों को देखा करता था जो कि बाहर थीं। तो लेखिका के मन में आया कि क्यों ना गिल्लू को आज़ाद कर दिया जाए, मतलब इसको ऐसे नहीं रखा जाए। तो मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। अब इन्होंने क्या किया, जैसे खिड़की के पास ही जाली थी तो उन्होंने जाली थोड़ी सी खोल दी, तो अब गिल्लू उसमें से बाहर निकल जाता था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और जैसे जाली का थोड़ा सा कोना खोल दिया तो गिल्लू अपने उस घर से निकला और जाली के रास्ते बाहर चला गया। जब वो बाहर जाता तो ऐसा लगता कि वास्तव में मुक्ति की सांस ली, मतलब आज़ादी की, उसने चैन की सांस ली, आज़ाद हो गया ना, किसी में कैद नहीं है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अच्छा, लेखिका के घर में कुत्ते बिल्ली भी पले हुए थे, है ना, वो भी पालतू जानवर थे इनके घर के। अब इन जानवरों से तो बचाना पड़ता था गिल्लू को, क्योंकि ये लोग तो खा जाते कुत्ते बिल्ली। तो कह रहे हैं ये भी एक प्रॉब्लम थी कि इन दोनों कुत्ते बिल्लियों से भी गिल्लू को हमें बचा के रखना था। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। अब महादेवी वर्मा जी तो इस कहानी की लेखिका तो हैं ही, ठीक है, तो वो लेखिका थी तो उनका कार्य लेखन का था, मतलब लिखने का काम करती थी। तो उनके कमरे में आवश्यक कागज़ पत्र मतलब बहुत सारे पेपर्स वगैरह रखे रहते थे, तो कहीं खो ना जाए। तो जब भी कभी वो बाहर जाती थी या कॉलेज जाती थी तो उनका रूम बंद कर दिया जाता था। किसका? महादेवी वर्मा जी का या लेखिका का, एक ही बात है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब देखो, ये बता रहे हैं गिल्लू का रूटीन क्या था। लेखिका बाहर गई,
उनका कमरा बंद हो गया। जैसे ही लेखिका लौटी, गिल्लू आया, उनके पैर से कभी सिर पे चढ़ जाए, सिर से पैर तक आ जाए, फिर पैर से सिर पे चढ़ जाए, फिर सिर से पैर तक आ जाए, ऐसे करता रहता था। खुश हो जाता था ना उनके आने पर। और ये नित्य का क्रम हो गया, मतलब ये डेली का, तब से ये डेली का काम हो गया। डेली इसी तरीके से गिल्लू करता था। अब आगे पढ़ते हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी जाली के रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और जो बाहर गिलहरियाँ थी ना खूब सारी, उन सबका वो लीडर बन जाता था। नेता बन मतलब वो सबका लीडर बन जाता था। और जो बाहर पेड़ लगे हुए थे, गिलहरी लोग पेड़ पर उछलती कूदती हैं ना, तो बाहर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उन पे उछलता कूदता रहता सारे दिन। सुबह चली जाती थी लेखिका कॉलेज, तो वो सारे दिन कूदता उछलता रहता था बाहर पेड़ पर। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और जब लेखिका के आने का टाइम हो रहा होता 4 बजे के आसपास, तो वो ठीक 4 बजे, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, कितने बजे तक वो खिड़की से भीतर आ जाता था? तो ठीक 4 बजे वो खिड़की से फिर अंदर आ जाता था और अपने झूले में बैठ जाता था, जो उसका छोटा सा घर था झूले नुमा। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब क्या था, वो ना गिल्लू क्या करता था, चाहता था कि लेखिका को अचानक से डरा दिया जाए, चौंका दिया जाए। तो ये इच्छा उसमें, पता नहीं लेखिका कह रही है, पता नहीं उसके मन में ये क्यों आने लगा कि चलो मैं डराता हूँ, चलो मैं इनको चौंका देता हूँ। कब और कब ये उत्पन्न हुई ये भी इनको पता नहीं। कभी फूलदान के फूल में तो कैसे चौंकाता था, जो फूलदान होते हैं ना, फ्लावर पॉट, तो कभी वो फूलदान के फूलों में छुप जाता, ठीक है, फूलदान में फूल लगे होते हैं उसमें छुपता। कभी पर्दे की चुन्नटों में, वो जो पर्दे की जो प्लीट्स डाली जाती है ना, कर्टन, पर्दे मतलब कर्टन, पर्दे की चुन्नट में, पर्दे की प्लीट्स में वो छुप जाता, चुन्नट उसी को बोलते हैं। और कभी सोन जूही की पत्तियों में, और कभी यही जो मेन जो इसका प्रिय पौधा था, सोन जूही की पत्ती में छुप जाता। सोन जूही के पौधा जो लता थी उसकी पत्तियों में छुप जाता था। ऐसे करता था वो इनको चौंकाने के लिए। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अब लेखिका एक बात बता रही है कि मेरे घर में और भी पशु पक्षी पले हैं, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं है जो मेरी प्लेट में आके, थाली मतलब मेरी प्लेट में खाने की हिम्मत करे। मुझे तो ऐसा याद नहीं आता, लेखिका ये कह रही हैं, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता कि कोई भी पशु पक्षी मेरी प्लेट में आके खाना खाने की हिम्मत जुटा सके। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल, मतलब जो ऐसा नहीं करता हो, मीन्स गिल्लू उनकी प्लेट के पास बैठ के खाता था, उसकी पूरी हिम्मत थी। गिल्लू इनमें अपवाद था, ठीक है, मतलब गिल्लू इन सब बातों से बिल्कुल ऑपोजिट था। वो इनकी प्लेट में आकर के खाना खाता था। अब वही आगे उसी का वर्णन है, किस तरह से वो खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके